साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सहायक संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि वह हथियार, वह तरीका जो अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, इन सभी ने अपनाया भारतीय रियासतों के विरुद्ध, और इस कारण उनकी संप्रभुता इन लोगों ने छीन ली। जिससे इसमें क्या हुआ, मैं आपको बिल्कुल बेसिकली पूरा क्लियर करूंगा कि सहायक संधि जो एक तरह से नासूर साबित हुई भारतीय रियासतों के लिए। भारतीय रियासतों को सब कुछ जो इनको महत्वपूर्ण बनाता था, जो इनको बलशाली बनाता था, जो इनकी संप्रभुता इनके पास रखता था, वो सब कुछ इनको देना पड़ गया। तो वो क्या तरीका था, किस प्रकार से इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई, इस तरीके की शुरुआत हुई, बिल्कुल शुरू से देखेंगे अंत तक इसको। तो सबसे पहली बात, सहायक संधि जो स्टार्ट होती है, वो पहला व्यक्ति जिसने स्टार्ट किया वो है डुप्ले। डुप्ले का आपको याद हो कि द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 54, ये एक युद्ध हुआ था जिसको द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी कहा गया। ठीक है, तो इस युद्ध के बीच में जो इस एक पहली बार भारत में सहायक संधि का उपयोग किया गया, इसकी कुछ पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि छात्र उसका रटे नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट के साथ समझे। तो इस युद्ध में क्या होता है, एक और शॉर्ट में लिख देता हूं, कर्नाटक का नवाब होता है जो दावेदारी कर रहा है, चंदा साहब। आपको युद्ध भी अच्छे से याद हो जाएगा, चंदा साहब और फ्रांसीसी, और फिर हैदराबाद का जो दावेदार है वो है मुजफ्फर जंग बनाम। तो चंदा साहब यानी कि एक पूरी पार्टी में जो फ्रांसीसियों की पार्टी है, उसमें कर्नाटक के जो दावेदार है चंदा साहब और हैदराबाद का दावेदार मुजफ्फर जंग होते हैं। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज होते हैं, इस कारण इसको अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का युद्ध कहा गया। कर्नाटक की धरती पर लड़ा गया, इस कारण इसको कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। अंग्रेज की तरफ इधर कर्नाटक में जो गद्दी पर था अनवरुद्दीन, और हैदराबाद में जो गद्दी पर था वो था नासिर जंग। तो ये गद्दी पे थे सभी दोनों, और ये दावेदारी कर रहे थे फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, ये हटाने के प्रयास कर रहे थे। शुरुआत यहाँ से होती है कि पहला जो एक युद्ध लड़ा गया, जो अंबूर का युद्ध, अंबर का युद्ध जिसको कहा गया 1749 वाला, उसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसमें क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलके पहले इन दोनों को हरा दिया। किसके युद्ध में, अंबर के युद्ध में, जो 1749 में हुआ। इन तीनों ने मिलकर इन दोनों को हरा दिया, ये अलग रहा था। इसके बाद अगला एक युद्ध हुआ, उसमें इन तीनों ने मिलकर इन दोनों पर चढ़ाई कर दी, लेकिन अब इसमें कौन जीते, ये लोग जीते। तो कुल मिलाकर हैदराबाद की गद्दी पर कौन रहा, नासिर जंग आ गया। ठीक है, नासिर जंग आ गया, और कर्नाटक की धरती पर चंदा साहब ही काबिज रहे। तो चंदा साहब ही काबिज रहे और इधर आ गया नासिर जंग। अब क्या होता है, नासिर जंग जब खत्म हो जाता है तो मुजफ्फर जंग को शासक बना दिया जाता है, और यही इसी समय, इसी मुजफ्फर जंग से इसी समय ही डुप्ले द्वारा, यानी कि जो मैंने आपसे कहा कि डुप्ले द्वारा सहायक संधि की जाती है। और इस संधि के तहत हैदराबाद में एक सेना रखी जाती है डुप्ले के द्वारा मुजफ्फर जंग के पास, और चूंकि सहयोगी भी होता है, लेकिन फिर भी इससे डुप्ले सहायक संधि करता है, एक सेना रखता है और इससे कुछ पैसा लेता है। तो ये शुरुआती पहली बार, और ये होती है 1751 में। तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि किस तरह से कि नासिर जंग जो इस युद्ध में जीतता है, लेकिन उसके मरने के बाद गद्दी पर आ जाता है मुजफ्फर जंग, और वो इसी तरह से आ पाता है कि डुप्ले उसकी मदद करता है 1751 में, और उसी के साथ सहायक संधि भारत में पहली बार देखी जाती है। तो ये थी किसी फ्रांसीसी द्वारा, किसी विदेशी द्वारा, किसी यूरोपीय द्वारा भारत में पहली सहायक संधि, इसके का जो दर्शन यहाँ होता है। दूसरी सहायक संधि जब आपको अब देखने को मिलेगी, वो क्लाइव ने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, जो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि की गई थी, द्वितीय संधि किसके साथ की गई थी, वो था शुजाउद्दौला के साथ की गई,
और शुजाउद्दौला से क्या कहा गया कि क्लाइव के द्वारा के 50 लाख रुपए देगा और एक सेना उसके अवध में रखी जाएगी। तो ये अंग्रेजों द्वारा की गई पहली सहायक संधि थी, यानी कि क्लाइव के द्वारा की गई पहली सहायक संधि 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में ही इसी सहायक संधि का एक पॉइंट जोड़ दिया गया। तो ये था शुजाउद्दौला के साथ की गई अंग्रेजों द्वारा पहली सहायक संधि या क्लाइव द्वारा की गई पहली सहायक संधि। तो ये इसको अब विकसित रूप देने का जो श्रेय किसे जाता है, अभी क्या आप देख रहे हैं कि केवल अभी इस समय केवल क्या हो रहा है कि सेना रखी जा रही है और पैसा लिया जा रहा है। लेकिन लॉर्ड वेलेजली जो बाद में आया, जो गवर्नर जनरल रहा, लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि मैं पूरा क्षेत्र लूंगा, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। तो लॉर्ड वेलेजली ने अब क्या करना शुरू कर दिया कि उसने अब धन नहीं लिया भारतीय रियासतों से, क्या लेना शुरू कर दिया, क्षेत्र लेना शुरू कर दिया। तो यहीं से ही कहा जाने लगा कि लॉर्ड वेलेजली के काल में बहुत बेहतरीन तरीके से रूल्स तय कर दिए गए कि सहायक संधि के क्या रूल होने चाहिए, वो सारा भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वेलेजली ने जो पहली सहायक संधि की 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की। हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करने के बाद वेलेजली ने इसको जो भारतीय रियासतें थीं उसमें इसको विस्तार रूप दिया और उसने इसके बाद क्रमशः मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ग्वालियर, बड़ौदा, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सभी राज्यों के साथ किया और बिल्कुल इसको विकसित रूप से तय कर दिया कि अब सहायक संधि में क्या क्या होना चाहिए। तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं सहायक संधि में अब क्या क्या होने लगा। तो पहला, एक रेजिडेंट आपकी राजधानी में रखा जाएगा। एक रेजिडेंट, जिस भारतीय रियासत से सहायक संधि हो रही है वहां पर एक रेजिडेंट रखा जाएगा। दूसरा, उसी के अधीन एक सेना वहां रखी जाएगी और उससे या तो धन लिया जाएगा, हालांकि वेलेजली के काल में धन लेना बंद कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब राज्य यानी कि क्षेत्र लेना शुरू कर दिया कि ये टुकड़ा दो, और वो चूंकि वो पैसा दे भी नहीं पा रही थी भारतीय रियासत है, तो उनसे कहा गया कि अब आप अपना क्षेत्र ही देना शुरू कर दीजिए क्योंकि पैसा देना अब आपके हाथ में नहीं रहा। चौथा, वैदेशिक संबंध आप अब हमारे अधीन कर देंगे। किसी विदेशी ताकत से जब आप बात करेंगे तो हमको लेकर बात करेंगे, किसी अगर अन्य किसी रियासत से बात कर रहे हैं तो हमें बीच में रखेंगे। यूरोपीय फ्रांसीसियों को कोई भी बाहरी व्यक्ति है उसको कोई भी भर्ती नहीं देंगे, उसकी भर्ती नहीं करेंगे बाहरी व्यक्ति की, और अगर करेंगे तो आप हमसे पूछेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि और अपनी सेना भंग करेंगे, क्योंकि सेना भंग भी अब आपको करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जब हम सेना यानी कि अंग्रेज जब सेना रख रहे हैं भारतीय रियासत में तो वह उसकी सेना, क्योंकि उधर भी खर्चा दें उधर भी सेना पे खर्च करें, इतना तो भारतीय रियासत से संभव नहीं है, तो वो सेना भी भंग करनी पड़ गई। ठीक है, और भर्ती भी जो है अंग्रेजों की देखरेख में होगी। जो अगर आप कोई प्रशासनिक भर्ती कर रहे हो, वैदेशिक संबंध भी जो है अंग्रेजों के अधीन रखने पड़े, राज्य भी देना पड़ेगा, एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा, उसके अधीन एक सेना भी रखनी पड़ेगी। तो रेजिडेंट एक तरह से क्या कहा जा रहा है, टाइम बॉम्ब की तरह ये पूरे माहौल में नजर रखता था और ये देखता था कहीं कोई दिक्कत हो तो बस उसी सेना से जो वहां रखी है उसी से ही उसी रियासत को जीत लिया जाता था। तो ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी तकनीकी थी, एक बहुत बड़ा तरीका था जिससे उन्होंने भारतीय रियासतों को खोखला करना शुरू कर दिया और उन्हें फिर धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया। तो ये थी पूरी एक समरी इसके बारे में, सहायक संधि के बारे में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि भारत में पहली बार सहायक संधि किसके द्वारा की गई, डुप्ले के द्वारा 1751 में मुजफ्फर जंग से। ठीक, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बीच में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में अंग्रेजों द्वारा की गई पहली सहायक संधि, जो क्लाइव के द्वारा की गई 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बीच में, और ये शुजाउद्दौला से की गई। और लॉर्ड वेलेजली ने इसको विकसित रूप दिया सहायक संधि को, यानी इसके रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बहुत अच्छे बनाए और इसको अधिकतम लाभ लेने की स्थिति में ला दिया। तो वो थे लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल, जिसने 1798 में इसको पहली बार हैदराबाद के निजाम के साथ किया। और इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें सभी के साथ यूज किया। तो काफी बड़े लेवल पर इसने इसको यूज किया। विकसित रूप यानी कि सबसे ज्यादा विकसित रूप लॉर्ड वेलेजली काल में देखा गया। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और कोई भी प्रश्न इससे संबंधित हो या अन्य कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। धन्यवाद।